हमने सम्मिश्र संख्या डिस्कस की कि a प्लस आयोटा b जो है हमारे पास वो एक सम्मिश्र संख्या का रूप है। और इसके बाद जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि सम्मिश्र संख्या, तो आपने सम्मिश्र संख्या को डिस्कस किया मेरे बच्चों, और वो क्या था आपके पास, वो था a प्लस आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है जिसको हम z से निरूपित करते हैं। तो ये एक सम्मिश्र संख्या है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो टॉपिक है आपके पास संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर ये संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या है। तो आपको अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या हमें दी हुई है, तो z हमें कोई सम्मिश्र संख्या दी हुई है, तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को हम z बार से दिखाएंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम z बार से दिखाएंगे, और z बार में हम क्या करने वाले हैं, तो जो भी हमें सम्मिश्र संख्या दी हुई है a प्लस आयोटा b, उसको हम दिखाएंगे z बार से, उसको लिखेंगे a माइनस आयोटा b। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को अगर मैं उसको आयोटा से माइनस आयोटा में अगर रिप्लेस कर देता हूँ, आपने देखा कि किसी भी सम्मिश्र संख्या में आयोटा की जगह अगर मैं माइनस आयोटा लिख देता हूँ, तो z इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b जो बनता है वो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहलाता है। आपके पास z इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, ये एक सम्मिश्र संख्या है, मुझे इसको संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बनाना है। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या दिमाग में आते ही सबसे पहले आपके आएगा z बार, और आयोटा को करेंगे माइनस से रिप्लेस, यानी बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले जो बच्चा कंफ्यूज होता है z इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर इसको किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने का हमारे पास अगेन वही तरीका, तो सबसे पहले z को हम लिखेंगे z बार से, और जो आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे। तो माइनस 2 ये सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। माइनस 3 आयोटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आयोटा से, तो z बार जो बन जाएगा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। तो इस तरीके से आप किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में बदल देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या का मापांक। टॉपिक है आपका सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, कोई भी सम्मिश्र संख्या है आपके पास, तो उस सम्मिश्र संख्या का मापांक हम किस तरीके से निकालेंगे वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है उसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। तो जो दो आपके पास वर्टिकल रेखाएं हैं उनके बीच में z लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसका मापांक अगर मुझे निकालना है तो z का मापांक इस तरीके से लगाएंगे। रूट के अंदर आप लेंगे जो वास्तविक भाग है उसका स्क्वायर, और जो हमारे पास काल्पनिक भाग है उसका स्क्वायर। तो किसी भी संख्या का जो मापांक होगा आपके पास वो है आपके पास जो रियल पार्ट है आपका उसका स्क्वायर, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का मापांक निकाल सकते हैं। अब आप अगर एक एग्जांपल हम कंसीडर करें, आपने देखा कि सर z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, हमें इस सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालना है। तो इसका मापांक निकालने के लिए आपने क्या किया कि इसको z इस तरीके से दर्शाएंगे। रूट में हम क्या लेंगे, जो ये पार्ट है 3 का स्क्वायर आयोटा के साथ जो 4 का स्क्वायर, तो जो मापांक है वो आपके पास बन जाएगा 9 प्लस 16। तो मापांक जो होगा वो होगा आपका रूट 25, और इसका जो मापांक निकल के आया वो है आपके पास 5। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का, किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम मापांक यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे टॉपिक है हमारा किसी भी सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम। तो सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम हम कैसे निकालेंगे, सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम हम कैसे निकालने वाले हैं। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, माना कि कोई z हमारे पास, ये कोई सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम लेना है। तो वो हो जाएगा 1/z, हो जाएगा 1/a प्लस आयोटा b। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/z, यानी 1/a प्लस आयोटा b जो है, इसका व्युत्क्रम हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास वो है। हमने इससे पहले भी इसको डिस्कस किया था कि अगर हर में हमारे पास अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसको हटाने के लिए हमें उसको हटाना है, और उसको हटाने के लिए आपको क्या करना है कि इस केस में
इसके अंश और हर में इसके संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से गुणा करना है। तो जो सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा बी, उसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होगी a माइनस आयोटा बी। ये z है, ये आपका z बार है। हम ये जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या थी z, तो उसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या z बार होगा a माइनस आयोटा बी। तो उससे हम अंश और हर में उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको a माइनस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी से गुणा करेंगे। तो ये यहाँ पे जो व्युत्क्रम है आपके पास वो बन जाएगा a माइनस आयोटा बी अपॉन, यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये यूज करेंगे हम कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी जो रिजल्ट होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें a स्क्वायर यानी a जो है उसका स्क्वायर माइनस आयोटा b जो है उसका स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन जेड। तो ये बन गया a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस अपॉन b स्क्वायर। ये आपके पास केस बन गया। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का, किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपने किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकाला, z इक्वल टू था a प्लस आयोटा b, आपने उसका मापांक निकाला तो आपने लिखा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं इस वर्गमूल को हटाऊँ तो मैं बोथ साइड वर्ग करूँगा तो मेरा ये बन जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी देखें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन जेड। तो a माइनस आयोटा b है वो है आपका z बार, और ये आपका है z जो मापांक है उसका वर्ग, ये है हमारे पास। इनको अगर मैं क्रॉस गुणा करता हूँ, वज्र गुणा करता हूँ, तो आप देखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो z बार और ये आएगा आपका मॉडुलस ऑफ z और उसका वर्ग। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या और उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को अगर गुणा करते हैं तो उसके मापांक के वर्ग के बराबर आता है। तो इस तरीके की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी हमने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं, हमने टॉपिक डिस्कस किया है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, हमने डिस्कस किया है सम्मिश्र संख्या का मापांक, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वो मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट क्लास में। तो उससे पहले हम ये जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन। तो संक्रियाएं, यानी सम्मिश्र संख्याओं में संक्रियाएं हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि सम्मिश्र संख्याओं में संक्रियाएं, तो सम्मिश्र संख्याओं में संक्रियाएं, सम्मिश्र संख्याओं में संक्रियाएं। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक अगर संक्रियाएं डिस्कस करें तो बेसिक अगर ऑपरेशन देखें तो सबसे पहले है योग का नियम। तो योग, अगर दो सम्मिश्र संख्याओं को योग कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे देखने वाले हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का अगर योग हमें उनको जोड़ना है तो देखिए z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d, ये दो सम्मिश्र संख्या हैं, इन्हें हमें जोड़ना है। तो z1 प्लस z2 तो a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, वो दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम उनके वास्तविक भाग को एक साथ और उनके काल्पनिक भाग को एक साथ। तो यहाँ से देखें a प्लस c है, आयोटा आपका कॉमन है तो ये बन जाएगा b प्लस d, तो ये बन जाएगा हमारे पास z1 प्लस z2। तो इस तरीके से हमने किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं का हम योग कर सकते हैं। अगर हम कोई एक और एग्जाम्पल कंसिडर करें, z1 3 प्लस 4 आयोटा है और z2 जो है वो आपका 2 प्लस अगर 3 आयोटा है, तो अगर मुझे इनको दोनों को ऐड करना है z1 प्लस z2, तो आप देखेंगे कि 3 प्लस 4 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, इनको ऐड करना है तो वास्तविक भाग को ऐड किया 5 और इनको ऐड किया 7 आयोटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब इससे संबंधित जो भी प्रॉपर्टी हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है दिस इज समवर्तता गुणधर्म। तो समवर्तता गुणधर्म क्या है? तो समवर्तता गुणधर्म क्या है आपके पास, तो वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो समवर्तता गुणधर्म आपके पास क्या है, अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप प्राकृत संख्याओं की अगर हम बात करें, अगर मैं दो प्राकृत संख्याओं को अगर जोड़ता हूँ और अगेन मुझे जोड़ने के बाद संक्रिया के बाद जो रिजल्ट b अगर मुझे प्राकृत संख्या मिलती है, इसका मतलब जोड़ के लिए प्राकृत संख्याएं समवर्तता गुणधर्म नियम का पालन करते हैं। तो इसी केस में अगर आप देखें तो जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो भी समवर्तता गुणधर्म का पालन करती हैं, क्योंकि दो सम्मिश्र संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो जो नई सम्मिश्र संख्या हमें मिलती है वो भी एक सम्मिश्र संख्या है। तो यहाँ से इस तरीके से आप देखा कि पहली जो प्रॉपर्टी आपके पास जोड़ के लिए जो पहली प्रॉपर्टी है, दो सम्मिश्र संख्याओं के योग के लिए जो प्रॉपर्टी है वो समवर्तता गुणधर्म का पालन करती है। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने डिस्कस किया कि सर यस समवर्तता गुणधर्म का पालन करती है। सेकंड है आपकी क्रम विनिमयता, हम डिस्कस करेंगे क्रम विनिमयता।
क्रम विनिमयता यानी दो समिश्र संख्याओं को अगर जोड़ते समय अगर हम उनका क्रम चेंज कर दें, यानी Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस अगर Z1 कर दें, तो आप देखेंगे कि उन दोनों का आंसर आपका सेम होगा। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन भी करती हैं, तो क्रम विनिमयता का पालन भी करती हैं। इसके बाद है साहचर्यता। तो साहचर्यता में अगर देखें तो आप देखेंगे योग के लिए साहचर्यता नियम का भी पालन करती हैं। तो सबसे पहले साहचर्यता क्या है, तो साहचर्यता के लिए आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। उन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका ये है कि अगर मैं किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को साथ में ऐड करता हूँ और इनमें से भी 2 को ऐड करके थर्ड को अगर मैं बाद में ऐड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उनका जो मान है वो हमेशा बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि योग के लिए समिश्र संख्याएं साहचर्यता नियम का पालन भी करती हैं। 4th प्रॉपर्टी है आपके पास योग तत्समक क्या है? योग तत्समक का मतलब है कि किसी भी समिश्र संख्या में हम क्या ऐड करें कि हमें वापस वही समिश्र संख्या मिले। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी समिश्र संख्या Z है, उसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो आपको अगेन 0 मिलता है। तो a प्लस आयोटा b में अगर हम 0 प्लस आयोटा 0 ऐड करेंगे तो हमें a प्लस आयोटा b मिलेगा। तो 0 जो समिश्र संख्या है वो आपकी किसी भी समिश्र संख्या के लिए योग तत्समक समिश्र संख्या होगी। तो ये योग तत्समक हो गया आपके पास। इसके बाद होगा आपके पास योग प्रतिलोम। तो योग प्रतिलोम क्या है? आप जानते हैं कि 2 का योग प्रतिलोम -2 होता है, क्योंकि उसका रिजल्ट आना चाहिए 0। तो वैसे ही किसी भी समिश्र संख्या का योग प्रतिलोम क्या होगा कि उसका रिजल्ट आए 0। आप देख सकते हैं कि अगर मान लो वो Z डैश है तो उसके लिए योग प्रतिलोम के लिए जो समिश्र संख्या वो Z डैश है, Z डैश अगर मैंने निकाला तो हो गया -Z। तो किसी भी समिश्र संख्या का योग प्रतिलोम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है, जो उसको रिजल्ट हमेशा 0 देता है। तो किसी भी समिश्र संख्या का योग प्रतिलोम हमारे पास क्या है कि उस समिश्र संख्या के ऋणात्मक चिन्ह से अगर ऐड करते हैं तो वो हमें जो रिजल्ट आएगा 0, तो वो दिखाता है कि वो उसका योग प्रतिलोम समिश्र संख्या है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे उसका समर्थता, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, योग तत्समक और योग प्रतिलोम, ये सारे नियम या प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। इसके साथ बंटन नियम का पालन भी आप देख सकते हैं कि योग के लिए बंटन नियम का पालन भी होता है, कि बंटनता नियम का जो बंटन नियम है उसके लिए भी हमारे पास समिश्र संख्याएं उसका पालन भी करती हैं। इसके बाद जो आपके पास है योग के बाद हम देखेंगे घटाव, कि विकलन हम कैसे करेंगे। तो 2 समिश्र संख्याओं को अगर घटाना है मुझे, तो किन्हीं भी 2 समिश्र संख्याओं का घटाव अगर करना है या विकलन हमें करना है तो बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से हमने योग किया है कि Z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, वो Z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d है, और हमें इनको अगर माइनस करना है तो Z1 माइनस Z2, तो ये बन जाएगा आपका सिंपल a प्लस आयोटा b माइनस c माइनस आयोटा d। तो ये बन जाएगा a माइनस c, आयोटा एज ए कॉमन होगा और ये बन जाएगा b माइनस d। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वही हम वास्तविक भाग को एक साथ और काल्पनिक भाग को एक साथ लेके यहाँ पे सिंपल जो हमारे बीजगणितीय रूल हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इनको हम सोल्व कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे गुणा, कि गुणन 2 संक्रियाओं में, 2 समिश्र संख्याओं में गुणन जो गुणा है वो किस तरीके से होगा। तो समिश्र संख्या में जो गुणन नियम है, यहाँ पे हम गुणन देखेंगे कि 2 समिश्र संख्याओं का गुणा हम कैसे करने वाले हैं। Z1 इक्वल्स टू सपोज दैट 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 जो है आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा, ये 2 समिश्र संख्या इनका हमें गुणा करना है। तो Z1 डॉट Z2, तो बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। तो सबसे पहले बंटन नियम का पालन करते हैं, तो बंटन नियम का पालन करवाएंगे इसको। 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 8 आयोटा, ये बन जाएगा 9 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। आपके पास इसी तरीके से आपको इसको हमेशा ऐड करना है। जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हो जाएगा -1 6 इनको ऐड करेंगे, आप आयोटा को ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 17 आयोटा, ये बन जाएगा -12, तो 6 - 12 बन जाएगा -6 प्लस 17 आयोटा। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी 2 समिश्र संख्याओं में हम गुणन भी कर सकते हैं। तो गुणन के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणन की प्रॉपर्टीज़, तो गुणन की प्रॉपर्टीज़ को भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने बताया था आपको, वो प्रॉपर्टीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको इस पर चेक करनी है और वो आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क में आपको देखना है क्या गुणन नियम की समर्थता नियम का पालन करता है, यानी समर्थता यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, यस करता है, क्योंकि
गुणन संक्रिया यूज करने के बाद भी दो समिश्र संख्या अगेन हमें एक समिश्र संख्या मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि गुणन नियम जो समर्थता नियम का पालन करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। यस बेटा, Z1 Z2 यानी 2 × 3 और 3 × 2 दोनों का रिजल्ट सेम आता है, तो आप देखेंगे कि ये क्रम विनिमयता नियम का पालन भी करता है, ये आपका साहचर्यता नियम का पालन भी करता है। और अगर आप देखते हैं गुणन आप इसमें हम गुणन तत्समक अगर देखें तो गुणन तत्समक क्या होगा, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में गुणन तत्समक 1 होगा तो वापस हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो किसी भी समिश्र संख्या में अगर हम 1 से अगर गुणा करते हैं तो 1 जो है उसका गुणन तत्समक है, यानी 1 जो समिश्र संख्या है यानी 1 + i0 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगेन हमें वापस हमारी समिश्र संख्या मिलेगी। इसके बाद है गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो किसी भी समिश्र संख्या को हम एक समिश्र संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा 1 मिले तो z' = 1/z। आप देख सकते हैं कि उस समिश्र संख्या का प्रतिलोम उस संख्या का गुणन प्रतिलोम होगा। तो गुणन प्रतिलोम क्या है मेरे पास, तो गुणन प्रतिलोम किसी भी समिश्र संख्या का हम गुणन प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, उस समिश्र संख्या के दोनों का गुणा हमारा 1 होना चाहिए। या उसका प्रतिलोम निकालने का तरीका हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किसी भी संख्या का प्रतिलोम हम कैसे निकालते हैं, उसका व्युत्क्रम हम कैसे निकालते हैं, वो व्युत्क्रम हमने निकाला है। तो इसके बाद जो हमारे पास बचता है जो लास्ट संक्रिया जो है कि किन्हीं भी दो समिश्र संख्याओं में हम भाग कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का कि दो समिश्र संख्याओं में हमें भाग करना है। तो दो समिश्र संख्याओं में भाग करना है आपको Z1/Z2। Z1 है आपके पास 2 + 3 i और आपके पास Z2 जो है सपोज दैट वो है 3 - 4 i। इस समिश्र संख्या को इससे भाग देना है। आपको अंश से कोई लेना देना नहीं है, आपको हर से लेना देना है। तो सबसे पहला नियम, हमें हर में समिश्र संख्या को हटाना है। तो हर में समिश्र संख्या हटाने के लिए हम इसको 3+ यानी उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई किया, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाले में आप क्या करेंगे, बंटन नियम का पालन कराएंगे। तो ये बन जाएगा 2 3 + 4 i, ये बन जाएगा 3 i 3 + 4 i। आप देखें कि हर में a - b a + b a² - b², तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर - 4 i और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 8 i, ये है 9 i + 12 i स्क्वायर अपॉन में हमारे पास बनेगा 9 - 16 i स्क्वायर। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 6 + 9 8 17 i स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -12, i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -1 तो ये हो जाएगा प्लस, तो 9 6 ये हो जाएगा 25। तो ये वैल्यू बनेगी 6 - 12 -6 + 17 i अपॉन 25। तो अगर इसको अगर आप सेपरेट करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर बना -6/25 + i 17/25। तो इस तरीके से किसी भी समिश्र संख्या को, एक समिश्र संख्या को अगर दूसरे समिश्र संख्या से हमें अगर भाग देना है तो हमें उसके हर में से उस समिश्र संख्या को हटाना है और उसके लिए हमें जो उसके हर में समिश्र संख्या है उसके संयुग्मी समिश्र संख्या से उसके अंश और हर में गुणा करके उसको अगर आगे हम सोल्व करते हैं तो इस तरीके से हम एक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ हमारी बची हुई हैं संयुग्मी समिश्र संख्याएँ और समिश्र संख्याओं का मापांक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आगे की अपनी क्लास में डिस्कस करने जाएंगे।